नमस्कार, सभी का स्वागत है और इस स्वागत में क्या शामिल है? रोज की चेंचे पोपो में एक नया मुद्दा। राजनीति ऐसी है, मुद्दों की कमी नहीं रहती, खबरों की कमी नहीं रहती। खबरों को वरदान प्राप्त है कि कभी भी मरती नहीं खबर कोई भी। एक मरेगी तो दूसरी निकल आएगी। आज खबर आई कि केजरीवाल साहब ममता जी से मिल लिए। वो इन दिनों टूर पर निकलने का कह चुके हैं। मैं पूरा देश घूमूंगा और समर्थन जुटाऊंगा, क्योंकि दिल्ली में एक अध्यादेश आया है, केंद्र सरकार ने निकाला है। दिल्ली का बॉस कौन, इस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें छोड़कर बाकी सभी शक्तियां दिल्ली सरकार को दे दी, और वो उन चीजों में पुलिस और जमीन, लॉ एंड ऑर्डर था। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का भी अधिकार जब राज्य सरकार को मिला तो बहुत से लोगों ने विरोध किया। बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी खुल के नहीं, लेकिन विरोध तो कर ही दिया। कहा कि अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल जी को वो शक्तियां मिल जाएंगी जो शक्तियां ना सुषमा स्वराज जी को मिली, ना खुराना साहिब सिंह जी को मिली, और ना ही शीला दीक्षित जी को मिली। तो केजरीवाल साहब का ये कहना हुआ है कि ये काला अध्यादेश है और लोकतंत्र खत्म हो रहा है और इसको बचाना जरूरी है। उन्होंने ट्वीट भी किया, और ये फोटो देख रहे हैं आप ममता जी से मिलने की। आज ममता जी से ही मिले हैं, वो समर्थन जुटा रहे हैं। और 11 जून को आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है महारैली की। अच्छा, पक्ष विपक्ष में जनता को कुछ समझ में नहीं आता कि सच क्या है झूठ क्या है। सभी लोग अपना अपना सच लेके खड़े हो जाते हैं और इतना कंफ्यूज कर देते हैं जनता को कि जनता समझ में नहीं आती। जनता को समझ में नहीं आता कि सच कहाँ बैठा हुआ है। जनता को आजकल खोजना पड़ता है। हमारे साथ अभी किशोर झा हैं, आप पार्टी से, बीजेपी से भी होंगे प्रवक्ता। किशोर झा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी जी आने वाले हैं, और संजीव श्रीवास्तव जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में। पहले जरा एक बार किशोर जी की ही सुन लेते हैं कि उनका मंतव्य क्या है, क्या वो बोलना चाहते हैं। क्योंकि जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी 1947 में से ये डिलिब्रेशन चल रहा था कि भाई दिल्ली का क्या किया जाए। तो उसमें एक पार्ट निकला कि दिल्ली जो है, दिल्ली का मामला थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल नहीं है। उस समय 21 अक्टूबर 1947 की बात है, एक रिपोर्ट पेश की गई थी बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में, और वो दिल्ली प्रशासन के ऊपर ही थी। मैं कुछ अंश उसके पढ़ के सुनाता हूं आपको। जहां तक दिल्ली का संबंध है, हमें ऐसा लगता है कि भारत की राजधानी को शायद ही किसी स्थानीय प्रशासन के अधीन रखा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस सत्ता के केंद्र के संबंध में विशिष्ट विधायी शक्तियों का प्रयोग करती है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। समिति की रिपोर्ट में इन पूर्व उदाहरणों से हटने के कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाई देते, इसीलिए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि इस संदर्भ में कुछ अलग योजना अपेक्षित है। तदनुसार हमने मसौदे में प्रस्ताव दिया है कि इन केंद्रीय क्षेत्रों को भारत सरकार या तो मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल या राज्यपाल या पड़ोसी राज्य के प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जा सकता है। इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई इसमें, लेकिन जब केजरीवाल साहब ने ट्वीट किया तो उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र किया। कहा कि बचाना जरूरी है लोकतंत्र के लिए। अच्छा, उनसे पूछा गया कि कांग्रेस को साथ में लेंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि वो तय कर लें कि संघीय ढांचे के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं। हमारे साथ यासिर सैयद जिलानी जी भी आ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बड़े दिन बाद आज आप दोनों हाथ लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। हम दोनों से ही पक्ष विपक्ष लेंगे। किशोर जी, क्या तर्क है? क्या लोकतंत्र वाकई खत्म हो रहा है क्या? और हर कुछ घंटे में खत्म होने लगता भारत, मतलब लोकतंत्र इतना नाजुक कैसे हो गया भारत का? भूपेंद्र जी, देखिए, आप जो भूमिका के दौरान ये कह रहे थे
कि जनता कंफ्यूज है कि सबके अपने सच हैं, सबके अपने हम्म। झूठ हैं, और सब अपने अपने सच के हम्म। साथ खड़े हैं। तो दरअसल क्या हम्म। है कि जब 1950 में अपने संविधान लागू हुआ, और तब से ये चीज सोचा जा रहा था कि भाई दिल्ली का क्या किया जाए। और अंततः 1993 में आके दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ, संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत। और उसमें क्लियर कट तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों को विभाजित किया गया। केंद्र के तहत हम्म। जो है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड का मसला दिया गया। और हम्म। इसके अलावा बाकी जो भी मामले थे उसके ऊपर दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने की, इम्प्लीमेंट करने की शक्तियां दी गई। ये हम्म। बात सन 1993 की है। और 1993 के बाद जो पहली विधानसभा का गठन हुआ, उसमें सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल के सरकार के दौरान 3 मुख्यमंत्री बने, सुषमा स्वराज हम्म। जी, माननीय मदन लाल खुराना जी और साहिब सिंह वर्मा जी। और उन हम्म। तीनों मुख्यमंत्रियों ने जो है अ, दिल्ली की भरपूर सेवा की। उसके बाद जो है 15 वर्ष का कार्यकाल दिवंगत श्रीमती शीला दीक्षित जी का रहा। और उसके दौरान भी यही वास्तु स्थिति दिल्ली की बनी रही कि दिल्ली विधानसभा 3 मुद्दों को छोड़ के बाकी सभी मुद्दों के ऊपर एम्पावर्ड थी, कानून बनाने के लिए, लेजिस्लेट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए और दिल्ली के विकास के लिए। फिर उसके बाद 2013 आता है। 2013 में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 49 दिन की हमारी सरकार चलती है। और इस 49 दिन की सरकार के अंदर जो चीजें चमत्कारिक तौर से, जिस प्रकार से करप्शन के ऊपर हमला हुआ, जिस प्रकार से करप्ट अधिकारियों को बुक करने की कोशिश की गई केजरीवाल सरकार के द्वारा, और जिस प्रकार से करप्शन का एक तरीके से खात्मा हो गया, दिल्ली से जीरो करप्शन हो गया। तो उस वक्त की जो केंद्र में जो सरकार थी, तो जो 2015 में दोबारा जब सरकार बनी हमारी, और फिर जो केंद्र में सरकार थी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, इन्होंने सोचा कि भाई करप्शन से मुझे तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, देश में करप्शन के खिलाफ जो है इतने हमारी पार्टी के ऊपर मामले हैं, हमारी पार्टी के नेताओं के ऊपर मामले हैं, और इन तमाम मामलों के बीच में जो है अगर अरविंद केजरीवाल इस प्रकार की परिपाटी रखेगा, अगर अरविंद केजरीवाल इस प्रकार से करप्शन के खिलाफ स्टैंड लेंगे, इस प्रकार से करप्शन के ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो देश में केजरीवाल हीरो बन जाएंगे और हम जीरो बन जाएंगे। इस सोच के तहत उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो और दिल्ली सर्विसेज को एक होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के माध्यम से केजरीवाल सरकार से छीन लिया। हम उन शक्तियों के बिना जो है लगातार संघर्षरत रहे, लगातार जो है दिल्ली की सेवा करते रहे। आधी अधूरी शक्तियों के साथ जो है हमने दिल्ली के अंदर शानदार शिक्षा का मॉडल दिया, हमने शानदार हेल्थ का मॉडल दिया, हमने जो है बिजली और पानी की व्यवस्था की, हमने जो है शानदार परिवहन की व्यवस्था की दिल्ली वालों के लिए। लेकिन हर कदम पे पचड़े डाले गए, हर कदम पे अड़ंगा लगाने की कोशिश की गई। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। आप देखिए कि सीसीटीवी दिल्ली में लगने थे जो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा थे, और उस मैनिफेस्टो के हमारे प्लान के इंप्लीमेंटेशन में 1.5 साल तक एलजी नाम का व्यक्ति जो है वो बैठा रहता है। आप देखिए कि हमारे दिल्ली के अंदर वाईफाई का इंस्टॉलेशन होना था पूरी दिल्ली के अंदर, और उस वाईफाई की फाइल के ऊपर एलजी 1 साल से अधिक वक्त तक बैठे रहे। तो मेरा ये कहना है कि दिल्ली के सामने एक बहुत ही साफ सुथरी सरकार काम करने वाली थी, और दूसरी केंद्र में एक सरकार थी जो दिल्ली के हर काम में किसी न किसी कारण से, किसी न किसी माध्यम से अड़ंगा लगानी चाहती थी। बावजूद उसके दिल्ली में हमने 5 साल सरकार चलाई, 2015 से 2020 तक। और फिर 2020 में हम जनता की अदालत में गए, हमने कहा कि सीमित शक्तियों के साथ अगर हमने दिल्ली की ठीक। सेवा दिल्ली की सेवा की ठीक। है, हमें दिल्ली वाले वोट दें। और दिल्ली वालों ने 70 में से 62 सीटें देके फिर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई। और जो शक्तियां हमसे 2015 में छीन ली गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, उसको हम्म। हमने वापस पाने की जंग सुप्रीम कोर्ट में हम्म। लगातार 8 साल तक लड़ते रहे। 8 साल तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की
छोटी बेंच फिर बड़ी बेंच में मामला गया, और उसके बाद बहुत ही संघर्ष के बाद, बहुत लंबी लड़ाई के बाद जो है ये फैसला आया कि जो दिल्ली में 2013 से पहले की स्थिति थी वो बहाल होनी चाहिए, और दिल्ली सर्विसेज वगैरह जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मैनेज करे, क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत ही ठीक। उसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला दिया, ठीक, और उसको अपने पास, हाँ, मामला ट्रांसफर पोस्टिंग का भी है, इसमें बहुत सारे हैं। हमारे साथ यासिर सैयद जिलानी जी भी हैं जी। आरोप लग रहे हैं आप पे, आरोप लग रहे हैं। नमस्ते। आप दोनों बड़े दिन बाद पकड़ाए हैं, ये तो ऑनलाइन बहुत, मुझे लगता है 1 आध साल पहले मिले थे हम किशोर जी से ऑनलाइन, उसके बाद आज पकड़ाए हैं, और आप तो पहली बार पकड़ा रहे हैं मेरे ख्याल से। जी जी जी, है ना। चलिए, तो मैं जवाब शुरू कर। यासिर जी, जी, बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि अध्यादेश लाके ट्रांसफर पोस्टिंग अफसरों को अपनी तरफ कर लिया और अब विकास नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, अभी मेरे जो आम आदमी कंफ्यूज है, जनता को लगता शीला दीक्षित जी निकल ली, बहुत अच्छा काम किया, शीला दीक्षित जी आराम से निकल ली इस पूरी प्रोसेस से, के पहले के मुख्यमंत्री भी इस पूरी प्रोसेस से आराम से निकले, लेकिन केजरीवाल जी कैसे फंस रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल जी बोलते हैं कि ये नहीं मिला हमको तो कुछ हो नहीं सकता, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हम सब कंफ्यूज हैं इस समय बतौर जनता। यासिर जी, देखिए, इसको समझने की जरूरत है। अभी बहुत बड़ी व्याख्यान करी गई कि कैसे कैसे विधानसभा दिल्ली के अंदर आया और कौन कौन मुख्यमंत्री बने, कैसे व्यवस्था तय की गई, क्या क्या डिपार्टमेंट किसके पास था, कौन से डिपार्टमेंट केंद्र के हाथ में थे, कौन से डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार को दी गई। ये जिन्होंने भी दिल्ली की राजनीति करी है, क्योंकि हम लोग तो छात्र विंग की राजनीति से दिल्ली में यहाँ तक पहुंचे हैं, भूपेंद्र जी आप जानते हैं, हमने दिल्ली को करीब से देखा है। देखिए, दिल्ली के अंदर एक ऐसी राजनीति का सामना दिल्ली के लोगों ने किया जिन्होंने ये वायदा किया शुचिता और नैतिकता को आधार बना के कि हम दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता दिलवाली है, वो उनके साथ आ गई और उनको भरपूर एक तरीके से अपना प्यार दिया वोट के थ्रू, और उन्होंने सत्ता में काबिज हुए। लेकिन उन्हें इस बात की समझ नहीं थी कि दिल्ली की जनता अगर आपको भरपूर प्यार दे रही है तो वो आपसे एक्सपेक्टेशन में भी बड़ी रखती है। अब भारतीय राजनीति में अगर किसी चरित्र, मानसिक और आंतरिक चरित्र के गिरावट की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण है, उस एक व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसने शुचिता और नैतिकता को ताक पे रख दिया, झूठ को मेरी आवाज आ रही है? आ रही, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। हाँ, मैं झूठ को नए तरीके से बहिष्कार किया, सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ, अरविंद केजरीवाल की पहचान झूठ, ये अरविंद केजरीवाल ने बनाया, जिस आदमी ने ये दिल्ली के लोगों से कहा कि मैं राजनीति बदलने आया हूं, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा जी, मुझे घर नहीं चाहिए, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा कि अभी मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं, बोलिए। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा कि जिस शीश महल में 45 करोड़ रुपए के खर्च के साथ जो शीश महल बनाया है, उस शीश महल में 119 कमरे हैं। ये राजनीति की जो गिरती हुई चरित्र है, गिरती हुई चरित्र का प्रकाष्ठा है, वो दिल्ली को मॉडल बनाया। आप बात करते हैं हेल्थ की, दिल्ली में 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी हॉस्पिटल के अंदर एक दरिंदे के द्वारा, जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको महिला के साथ बलात्कार होता है, जिस हॉस्पिटल का नाम है जीबी पंत। ये पहली बार हुआ है। हमने 15 साल की सरकार शीला दीक्षित की देखी है, उससे पहले हमने माननीय खुराना जी की देखी, सुषमा स्वराज जी को देखा, साहिब सिंह वर्मा को देखा दिल्ली में। आप एजुकेशन की बात करते हैं, इस बार का 10th और 12th का रिजल्ट भारत के गिरते हुए श्रेणी में जो सबसे निचले पायदान पे खड़े हुए राज्य आए, उसमें दिल्ली आया है। और आप शिक्षा मंत्री के गुणगान कर रहे हैं, उस शिक्षा मंत्री के जो शराब घोटाले में पिछले 3 महीने से जेल के अंदर। आप शिक्षा के स्तर को बड़ा करने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है
कि वो करे तो करे क्या, इतनी बौखलाहट है। आप ठीक है। जो शिक्षा मित्र हैं उनके साथ क्या किया है, आपके सारे डिपार्टमेंट, लगभग 100% डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में लिप्त है। और एक चीज और भूपेंद्र जी, 10 सेकंड में बात खत्म करूं। अध्यादेश आता है, अध्यादेश में क्लियर चीजें आई कि कौन लोग मेंबर रहेंगे, कौन डिसीजन कैसे होगा। जब डिसीजन के अंदर कोई बात नहीं बनेगी तो एलजी साहब तक बात जाएगी। तो क्या आप दिल्ली की राजनीति को केंद्रित सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग के ऊपर लेके चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? अगर आप ऑफिसर का ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं करेंगे तो दिल्ली की जनता जो ओखला, संगम विहार, बाहरी दिल्ली और तमाम तुगलकाबाद से लेके तमाम जहां पानी की इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है, उस पर कोई डायलॉग नहीं स्टैब्लिश करेंगे। सुरक्षा की बात करने वाले हॉस्पिटल में जो बलात्कार हुआ है, सुरक्षा और सीसीटीवी की बात करते हैं। अपने ही लोगों को विद इन इनके यहाँ इतनी फाइटिंग है कि एक दूसरे एमएलए दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। मंत्री जेल जाते हैं तो दूसरे मंत्री उनके बाद मंत्री बनने के बाद उस मंत्री को भूल जाते हैं। मैं इनका आंतरिक मामला उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो मोटी मोटी राजनीति आपके सामने मैं रख रहा था। संजीव जी, मान लीजिए ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का मामला है कि भाई कुछ हमको अपने हिसाब से अपने अफसर रखने हैं, हम उनके हिसाब से काम करेंगे, यही मामला है। लेकिन फिर जनता सोचती है कि शीला दीक्षित को जी के साथ ये समस्या नहीं आई, पुराने लोगों के साथ समस्या नहीं आई है। अभी हो क्या रहा है? और इस समय तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मैं पूरे देश में सब लोगों का समर्थन हासिल करूंगा और इस संघीय ढांचे के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही उसके खिलाफ काम करेंगे। क्या ये वाकई कुछ ऐसा मामला है कि संघीय ढांचे के ऊपर असर पड़ गया है? क्या चल रहा है संजीव जी? बिल्कुल। एक तो देखिए, जो भी आपके दर्शक है उनको एक बात मोटी मोटी समझ लेनी चाहिए कि दिल्ली की जो स्थिति है वो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बिल्कुल अलग है। दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और यही वजह है कि भारत के संविधान में जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आर्टिकल 239 जो आपने शुरू में बताया है, लेकिन दिल्ली के लिए 239A और AB जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। यहाँ पे देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल पे केंद्र सरकार बैठती है। बहुत सारे, जैसा हम जानते हैं, विदेशी दूतावास हैं, सेंट्रल एजेंसियां काम करती हैं। तो दिल्ली कोई ऐसा राज्य नहीं है जो सामान्य तरह से शासित किया जाता है। यही वजह है कि आप देखिए, आज़ादी से लेकर और सन 93 तक तो यहाँ विधानसभा भी नहीं थी, केंद्र सरकार ही पूरी तरह से नियंत्रित करती थी। लेकिन खैर, मान लीजिए कि दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने विधानसभा बनाई, उसके बावजूद उनको बहुत सीमित शक्तियां दी गई। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि ये एक तरह की गलती थी दिल्ली में। असल में विधानसभा की कोई जरूरत थी नहीं। और देखिए, यहाँ एमसीडी अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि केंद्र सरकार ही ज्यादातर चीजों को नियंत्रित करती है। जैसा कि पहले आपने बताया कि लैंड है, पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, यहाँ तक कि अभी ट्रांसफर और पोस्टिंग का ही ज्यादातर मामला केंद्र सरकार ही हैंडल करती है। उसके अलावा एमसीडी है। दिल्ली कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई 10, 20, 50 जिले हैं जिनको अच्छा, बाकी जगह भी तो करते हैं। देखिए, बेसिकली तो ये विधानसभा होना ही दिल्ली में टेक्निकली आप देखिए तो ये प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाली बात ही है। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई सरकार बनती है और वो सरकार अगर ये सोचती है, कोई भी सरकार हो, मैं कोई आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, अगर वो सोचती है कि उनको बाकी राज्यों की तरह ही सारे अधिकार प्राप्त होंगे, तो ये संभव, मुझे लगता है दिल्ली में ये संभव नहीं है। और अगर ऐसा होता, अगर ऐसी स्थिति होती, तो मुझे लगता है कि संविधान निर्माता इस बात को किसी भी पार्टी से ज्यादा बेहतर समझते थे और वो ही इस बात को तय करते कि ये दिल्ली को भी राज्य का दर्जा दिया जाए और उसको वही शक्तियां दी जाए जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दी जाती है।